there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है अबाउट द प्रोफेज ऑफ द मेटाफेज। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेटाफेज ऑफ द मायोटासिस। मेटाफेज जो है वो सब फेज़ है मायोटासिस का दूसरा फेज़ है। इससे पहले अगर आपको याद हो प्रोफेज में हमने पढ़ा था, वहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल जो थे वो कन्वर्ट हुए थे फ्रॉम इनविजिबल फॉर्म टू विजिबल फॉर्म, दैट इज़ क्रोमोसोम। यानी क्रोमेटिन मटेरियल का जो विजिबल फॉर्म है वो क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम का इनविजिबल फॉर्म जो है, डीकंडेंस्ड फॉर्म जो है वो है क्रोमेटिन मटेरियल। यहाँ पर हम आ गए थे, जो लेट प्रोफेज था वहाँ पर हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था अगर आपको याद हो। तो जो ही लेट प्रोफेज यानी प्रोफेज आखिरी मरहलों में दाखिल होता है और वो ख़त्म हो जाता है, फ़ौरन इसके बाद मेटाफेज शुरू होता है। मतलब कि प्रोफेज का जो आखिर होता है, एंड पॉइंट होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेटाफेज का। प्रोफेज जहाँ पर ख़त्म होता है, जो पॉइंट प्रोफेज का लास्ट फेज़ होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, वही फेज़ मेटाफेज का फर्स्ट इनिशियल पॉइंट होता है। मतलब मेटाफेज में इब्तिदाई तौर पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सेल इसी हालत में होता है, स्पिंडल फाइबर होते हैं यानी मायोटाटिक अपरेटस होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं वो इस तरह इस कंडेंस्ड हो चुके होते हैं, क्रोमोसोम की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होते हैं, और यही क्रोमोसोम यहाँ पर अटैच होते हैं किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ, थ्रू काइनेटोकोर। तो ये इनिशियल पॉइंट है किसका, मेटाफेज का। मतलब हम उसको प्रो मेटाफेज भी कह सकते हैं, प्रो मेटाफेज। देखिए गौर से सुने, यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर है और सेल का जो इक्वेटर है, इक्वेटर की तरफ आ चुके हैं। हमने ये स्पिंडल फाइबर को 3 किस्म के नाम दिए थे। पहला नाम यहाँ पर जो कि सेंट्रियोल होते हैं, इससे जो होते हैं एराइज होते हैं, इसको नाम दिया था हमने एस्ट्रल फाइबर्स। दूसरे नंबर पर जो फाइबर थे जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं है, उसको नाम दिया था कंटिन्यूस फाइबर्स, यानी कि कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर है ये। और जो तीसरा था जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच होते हैं, उसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, काइनेटोकोर फाइबर्स या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, अब मेटाफेज में क्या होता है, इसके बाद आगे जो ही ये फेज़ आगे बढ़ता है, सेल में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस होते हैं। यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इस तरह के बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, और यहाँ पर इस फॉर्म को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, यानी इक्वेटर पर जो फॉर्म बन जाता है इसको नाम दिया जाता है इक्वेटोरियल प्लेट। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। अच्छा, गौर से सुनिए, इसके बाद ये जो क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेज में ये एलाइन हो जाते हैं, तरतीब में हो जाते हैं। कहाँ पर, इक्वेटोरियल प्लेट में। किस तरह हो जाते हैं देखते हैं। फर्ज करें इसके बाद ये सेल आगे, ये सेल है, इसके बाद मेटाफेज के बाद इसके बाद फेज़ ये आगे बढ़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस होते हैं। किस तरह होते हैं। अच्छा, मेटाफेज में ये क्रोमोसोम एलाइन हो जाते हैं ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, क्रोमोसोम्स एलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पर ये एलाइन हो जाते हैं। गौर से सुने, क्रोमोसोम एलाइन हो जाते हैं मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर, इस तरह तरतीब के साथ ये अरेंज हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ थ्रू काइनेटोकोर। किस तरह अटैच होते हैं, फ़र्ज़ करें ये एक क्रोमोसोम है, इसके 2 क्रोमेटिड हैं,
ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। इसका जो सेंटर होता है, यहाँ जिस पॉइंट पर ये अटैच होते हैं दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ, इसको नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साथ यहाँ पर प्रोटीन अटैच होते हैं दोनों तरफ पर, मतलब हर एक क्रोमेटिड के साथ इस तरह प्रोटीन अटैच होते हैं जो कि एक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको कहते हैं काइनेटोकोर। ये हमने पहले पढ़ा है। इसी काइनेटोकोर के साथ ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये अटैच हो जाते हैं, ये इस तरह अटैच होते हैं। ये है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स ये क्या है? ये है स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए विथ काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर कौन सा पॉइंट होता है? जहाँ पर दो क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि एनाफेज में क्या चेंजेस होते हैं सेल में। अच्छा, मेटाफेज में क्रोमोसोम एलाइन हो जाते हैं ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम एलायंस ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। इसके बाद एनाफेज में यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, यानी काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पॉइंट पर जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ, इसी पॉइंट यहाँ पर ये सेंट्रोमियर जो होता है ये स्प्लिट हो जाता है। किस तरह स्प्लिट हो जाता है हम देखते हैं। इसी तरह मैं एनाफेज को बनाता हूँ। फर्ज करें ये इसके बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज है। मेटाफेज में ये क्रोमोसोम एलाइन हो गए ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। ये सेंट्रोमियर है जो कि पोल्स पर मौजूद है। ये स्पिंडल फाइबर्स है। ये स्पिंडल फाइबर्स है। दो किस्म के स्पिंडल फाइबर्स हम यहाँ पर जाहिर करते हैं। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं अमूमन यहाँ पर दो किस्म के स्पिंडल फाइबर्स। जो पहले जो यहाँ पर होते हैं जिसके साथ कंटिन्यूअस होते हैं, जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं होते हैं, ये है कंटिन्यूअस फाइबर्स या कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच होते हैं उसे हमने ना दिया था काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। तो अब ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स पर जो क्रोमोसोम अटैच होते हैं उसका सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। हम आगे बताएंगे कि किस वजह से स्प्लिट हो जाता है, कौन सी फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। फर्ज करें हम यहाँ पर सिर्फ 4 क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये सेंट्रोमियर अब स्प्लिट हो चुका है। एनाफेज में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है। तो एक क्रोमेटिड ऊपर इस तरह ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर के पास चला जाता है, दूसरा नीचे वाले के साथ। इसी तरह दूसरा क्रोमोसोम स्प्लिट होकर एक क्रोमेटिड ऊपर वाले, जहाँ पर जो ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर अटैच है उसके साथ चला जाता है, दूसरा दूसरे के साथ। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह स्प्लिटिंग होता है, यहाँ पर भी इसी तरह स्प्लिटिंग होता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस इन एनाफेज। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चेंज है अकर होता है वो कौन सा होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है कहाँ पर? एनाफेज में। अब देखते हैं यहाँ जो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है तो दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं क्रोमोसोम के ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और इसके दरमियान एक और किस्म का फाइबर अपीयर हो जाता है। इस तरह के फाइबर्स अपीयर हो जाते हैं बिटवीन टू सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जुदा हुए, अब इसको हम नाम देते हैं डटर क्रोमेटिड या डटर क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन गए, इसको हम नाम देंगे डटर क्रोमोसोम। गौर से सुने। और ये जो नए फाइबर बन गए बिटवीन 2 क्रोमेटिड या डटर क्रोमोसोम, उसको नाम देते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चेंज कौन सा हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, अपीयरेंस ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स।
यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर्स भी पैदा हो जाते हैं। इंटरजोनल फाइबर्स ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड्स या बिटवीन टू डटर क्रोमोसोम्स। ये जो दो डटर क्रोमोसोम बन गए हैं उनके दरमियान होता है। अच्छा, अब ये वाला स्पिंडल फाइबर जो है ये इसी क्रोमेटिड को पुल करता है नीचे की तरफ अपने तरफ, दूसरा ऊपर वाला पुल करता है दूसरे तरफ ऊपर पुल करता है। इस तरह मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इस तरह पुल करता है। हर एक क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर पुल करता है क्रोमेटिड को अपने तरफ, इसी तरह दूसरा भी इसी तरह पुल करेगा और ये जाएंगे कहाँ पर? पोल्स की तरफ। हर एक क्रोमेटिड जाएगा पोल्स की तरफ। यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं? जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, नंबर एक गौर से सुने, कंट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर होते हैं जिसके साथ ये क्रोमेटिड अटैच होते हैं, ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ये वाले जो क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर है ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। कंट्रैक्शन की वजह से ये अपने क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींचेगा। एक फोर्स ये होता है। दूसरा फोर्स होता है स्ट्रेचिंग ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स। ये जो इंटरजोनल फाइबर पैदा हुए, यहाँ पर क्रिएट हुए, अपीयर हो गए, तो ये इसी तरह स्ट्रेच हो जाते हैं। फर्स्ट करें, मैं आपको इस तरह बताता हूँ। ये दो क्रोमेटिड है, एक इस तरह ऊपर की तरफ क्रोमोसोमल फाइबर अटैच है, दूसरा दूसरी तरफ इस तरह अटैच है। अब ये ऊपर वाला क्रोमोसोमल फाइबर एक क्रोमेटिड को अपनी तरफ खींचता है, नीचे वाला दूसरी तरफ खींचता है। यहाँ पर जो इसके दरमियान जो फाइबर बन जाते हैं, नए फाइबर अपीयर हो जाते हैं, इसको कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। फर्ज करिए मैं यहाँ पर उंगलियों से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इंटरजोनल फाइबर है। अब ये इंटरजोनल फाइबर इसी तरह स्ट्रेच हो जाएंगे, इसी तरह स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये दो क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। और इसी तरह कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर की वजह से भी ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं पोल्स की तरफ। तो इस तरह का फिनोमेना होता है यहाँ पर। तो दूसरा फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है? स्ट्रेचिंग ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स। इंटरजोनल फाइबर्स जो होते हैं ये यहाँ पर स्ट्रेच हो जाते हैं, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट हो जाते हैं। और तीसरा जो फोर्स होता है वो एनर्जी होता है। यहाँ पर तकरीबन 30 ATPs पर क्रोमोसोम यहाँ पर यूटिलाइज होते हैं, जो कि एक क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट से लेकर पोल्स पर पहुँचाता है। तकरीबन 30 ATPs पर क्रोमोसोम यहाँ पर खर्च होते हैं, यूज़ होते हैं। 30 ATPs पर क्रोमोसोम इस तरह तकरीबन 30 ATPs यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो अकर होते हैं इन द एनाफेज। एनाफेज में ये चेंजेस अकर हो जाते हैं। इसी एनाफेज में जो ही ये आगे बढ़ता है, ये स्पिंडल फाइबर, ये जो स्पिंडल फाइबर है क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, ये कंट्रैक्ट होते ही रहते हैं और बिल आखिर ये जो क्रोमेटिड है एक तरफ वाले एक पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, दूसरी तरफ वाले दूसरे पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। गौर से सुने, इंटरजोनल फाइबर इसी तरह स्ट्रेचिंग इसका जारी होता है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर का इसी तरह कंट्रैक्शन जारी होता है। तकरीबन 30 ATPs यूज़ होते हैं पर क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट से लेकर एक पोल पर पहुंचाने में तकरीबन 30 ATPs इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन 30 ATPs यहाँ पर यूज़ होते हैं और बिल आखिर अपने क्रोमेटिड यानी अब जो डटर क्रोमोसोम बन चुके हैं ये अपने एक एक पोल पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंजेस होते हैं उसको हम एक और फेज़ का नाम देते हैं जो कि आखिरी फेज़ होता है और वो है टेलोफेज़। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।